है। आज थाने में जाइए, किसी मुकदमा को लिखवाने के लिए कोई गरीब आज प्रताड़ित हो रहा है, अगर वो गरीब किसी थाने में जाता है तो उससे 500 रुपये का डिमांड किया जाता है। और आज वही थाने में कोई गरीब जाता है और कहता है कि हुंकार दल के द्वारा हमको भेजा गया है, तो वो थाने नेता कोई नहीं है सर। देखिए, अगर गंभीरता से देखा जाए तो नेता कोई नहीं है, सब व्यवसायी हैं। यहाँ कोई 3 करोड़ में टिकट लेकर के 30 करोड़ को 30 करोड़ में बदलने में लग जाए तो उसको नेता कहेंगे क्या? नमस्कार, मेरा यह प्रयास रहता है कि मैं हमेशा सदैव एक के बाद एक नायाब लोगों से आप तमाम लोगों को रूबरू कराऊं। इसी प्रयास में शहर से लेकर गांव तक, गांव के पगडंडियों तक की यात्रा मैं पूरी करता हूं। दौड़ते भागते आज मैं आया गोपालगंज, और गोपालगंज में एक वैसे क्रांति के सूत्रपात युवा से आप तमाम लोगों को रूबरू करा रहा हूं, जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था कहें, सामाजिक व्यवस्था कहें, आर्थिक व्यवस्था कहें, इन तमाम क्षेत्रों में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जिसको लेकर के आम से खास लोग आज त्राहिमाम कर रहे हैं। जिधर जाइए उधर करप्शन है, भ्रष्टाचार है, न कहीं विकास दिखता है, न कहीं सादगी दिखती है, न कहीं सदाचार दिखता है। इन तमाम विषयों के लिए जो व्यक्ति एक हुंकार दल का गठन किया है, आप सुने होंगे जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका जाने के लिए महासेतु के तट पे गए थे। सेना तो पहले से उनके साथ थी, लेकिन जब वहाँ गए और समुद्र पे पुल बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उस समय सेना की एक टीम को, जो टीम पुल निर्माण के कार्य में लगी थी, उस टीम का नाम ऋषि जामवंत ने हुंकार रखा था। हुंकार इसलिए उसका नामकरण किया गया था उस टीम का कि जितने लोग पत्थर उठा रहे थे, पहाड़ों के शिलाओं को तोड़ रहे थे, बड़े बड़े वृक्षों के दरख्तों को ला करके समुद्र के बहते जल के तल पे रख रहे थे, उस टीम को रखा गया था हुंकार दल, उसका नामकरण किया गया था। क्योंकि जब कोई बोझ उठाता है, जब कोई किसी भार को उठाता है, तो उसके मुंह से एक हुंकार की आवाज़ निकलती है, क्योंकि जोश व खरोश के साथ वह पूरी ताकत के साथ उस काम में लगता है, पूरी तन्मयता के साथ उस कार्य में लगता है, तभी उसको सफलता प्राप्त हो पाती है। आज मेरे साथ जो व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति का एक कमेटी है, एक टीम है, एक दल है, जिस दल का नाम हुंकार दल है। यह दल भी समाज के तमाम कुरीतियों के खिलाफ आज आवाज़ उठा रहा है। जब कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो निश्चित रूप से उसमें दम लगेगा, ताकत लगेगी, साहस लगेगा, पराक्रम लगेगा और शौर्य लगेगा। क्योंकि जो समाज की कुरीति है, जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उसका पलड़ा सदैव से भारी रहा है। उत्तरेता का बात हो, द्वापर का बात हो, सतयुग का बात हो, कलयुग की तो महिमा आप जानते हैं, इसकी बखान मैं नहीं कर सकता हूँ। आज मेरे साथ जो व्यक्तित्व बैठे हैं, उस व्यक्तित्व का परिचय कराना मैं उगते हुए सूर्य को दीपक दिखाने की भांति प्रयास करूंगा। विपुल चौबे नाम आज समस्त उत्तर भारत और पूर्वांचल में क्रांति के लिए मशहूर नाम है। जब सभ्या के हवाई अड्डे को चालू कराने की बात होगी, गोपालगंज के गंडक दियारा इलाके में बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत और बचाव कार्य को चलाने की बात होगी, कोरोना में जो लोग प्रभावित थे उनके सुरक्षा और उनके सहायता की बात होगी, शिक्षा में करप्शन की बात होगी, सरकारी कार्यालयों में करप्शन की बात होगी, तो सबसे पहला अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है, उस व्यक्तित्व का नाम है विपुल चौबे। विपुल जी आज मेरे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लंबे अरसे से मेरी यह दिली ख्वाहिश थी, बड़ी इच्छा थी कि आपसे मैं एक बार मिलूं, और अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने आज मेरी वह विनती स्वीकार कर ली और आज संजोग से हम लोग एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आवाज़ के हम लोग दीवाने हैं। आपकी आवाज़ में जो गंभीरता है उससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कि आपके जैसे उम्र के युवा आज न तो कोई ललाट पे चंदन लगाता है, न कोई शिखा रखता है। जब मैं पहली बार आपसे आज मिला तो देखा आपके माथे पे बहुत सुंदर और लंबा शिखा है, इसका क्या रहस्य है? देखिए, हम लोग उस पारिवारिक परिवेश से आते हैं जहाँ पे सिखाया जाता है कि आपको एक बेहतर सामाजिक आप अगर आदमी हैं तो आपको उस तरह से बेहतर एक परिदृश्य में, आपको एक बेहतर ढांचे में रहना चाहिए, जिससे आपसे लोग प्रेरणा ले सकें, आपको लोग देख के ये कह सके कि हाँ ये कुछ कर सकता है, जिससे हम लोग प्रेरणा। हम अभी गोपालगंज में ऐसे काम कर रहे हैं, चाहे जो भी किए हों अभी तक, अगर हमारे साथ 10-20 लोग ऐसे जुड़े हैं जो हमको फॉलो करते हैं, तो हमको ये, मेरा उद्देश्य ये है कि हमसे जो जुड़े हैं, जो हमको फॉलो करते हैं, वो एक बेहतर ढंग में रहें, बेहतर। सीखा कब से रखते हैं? बचपन से हम रखते हैं, चूँकि एक माता जी का हमको
बात याद आता है कि ये शिखा रखना चाहिए, खासकर ब्राह्मणों में। और शिखा तो खैर कोई भी रख सकता है, लेकिन खासकर जो हम लोग का सिखाया जाता है, हम लोग के घर में जो सिखाया गया है, इसलिए आज के युवा शिखा रखने से शर्माते हैं। नहीं सर, दाढ़ी रख लेते, शिखा नहीं रखते। शर्म किसी बात की नहीं है। अगर जो हम जिस भूमि से आते हैं उस भूमि में अगर हम लोग शर्मा गए तो फिर कुछ नहीं होगा। सनातन के धर्म ध्वजवाहक भी हैं और सनातन की मजबूती के लिए इन्होंने शिखा रखना प्रारंभ किया है। शायद समाज के अन्य युवा जो हैं वो भी शिखा रखें तो और बल मिलेगा सनातन की मजबूती में, और एक नई आशा की किरण जगेगी। सबसे पहला सवाल है, आइए राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। आपके यहाँ चुनाव चल रहा है, फिर नेता आते हैं, वादे करते हैं, देख रहे हैं कि वादों की बौछार हो रही है, वादों के तीर चल रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रही है। कोई किसी का बाप बन रहा है तो कोई कुछ बन रहा है। क्या कहेंगे, आज तो बड़े घोषणा और वादों का एक सिलसिला चल पड़ा है आपके शहर में। सबसे पहले तो यही कहेंगे कि गोपालगंज में अगर कोई शिक्षा के लिए बेहतर आवाज़ उठाया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर आवाज़ उठाया है, आज थाने में जाइए, किसी मुकदमा को लिखवाने के लिए कोई गरीब आज प्रताड़ित हो रहा है, अगर वो गरीब किसी थाने में जाता है तो उससे 500 रुपये का डिमांड किया जाता है। और आज वही थाने में कोई गरीब जाता है और कहता है कि हुंकार दल के द्वारा हमको भेजा गया है, तो वो थाने वाले। हुंकार दल ही नाम आप क्यों रखे? देखिए, हुंकार दल का अर्थ ये है कि जितने भी युवा वर्ग इस समय के वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से परेशान हैं, नेताओं से परेशान हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नेता अभी के जो हैं वो बुजुर्ग तरह का कुछ सोच रहे हैं, वो पुराने ज़माने के। अब जिस नेता का सिर्फ और सिर्फ मुद्दा नहर नाली और सड़क होगा तो हमारा गोपालगंज कहाँ जाएगा, बिहार कहाँ जाएगा? अभी के समय जो चल रहा है उसमें मुद्दा होना चाहिए कि शिक्षा बेहतर हो। वर्तमान परिवेश में जो चुनाव चल रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है आपके सदर सीट पे, इसमें मुद्दा क्या दिख रहा है, जनता क्या चाह रही है और नेता लोग क्या कह रहे हैं? नेता तो कितने नेता यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहला ये सवाल का जवाब। 9 ठो नेता हैं, जिसमें 4 नेता निर्दलीय लड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने नेता चुनावी मैदान में हैं? नेता कोई नहीं है सर। देखिए, अगर गंभीरता से देखा जाए तो नेता कोई नहीं है, सब व्यवसायी हैं। यहाँ कोई 3 करोड़ में टिकट लेकर के 30 करोड़ को 30 करोड़ में बदलने में लग जाए तो उसको नेता कहेंगे क्या? नेता वो होता है जो किसी भी संगठन, छोड़ दीजिए पार्टी संगठन, आप कभी मौनिया चौक के चौराहे पे, आप कभी अंबेडकर भवन के चौराहे पे, आप कभी भगत सिंह के चौराहे पे कोई भी आंदोलन किए हो? आप किसी युवा को फ़ोन करके ये बोले हो कि बाबू इस आंदोलन में हमारा समर्थन रहेगा? आप फ़ोन करना उचित नहीं समझते हैं तो हम आपको नेता समझना उचित नहीं समझते हैं। आपके समझ से नेता कोई नहीं है? कोई नहीं है, क्या उसको नेता? चलिए, दूसरा सवाल है आपसे कि आजकल यूनिवर्सिटी की बड़ी चर्चा हो रही है। तमाम जो कैंडिडेट हैं वे कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा। क्या यह संभव है? एक विधायक एक यूनिवर्सिटी का निर्माण करवा सकता है? देखिए, संभव नहीं है, लेकिन अगर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो नहीं, मैं आपके दल की बात मैं नहीं कर रहा। एक मिनट, आपके दल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। अगर जीत के बाद वह सदन में जाते हैं तो क्या उनका प्रयास सफल हो पाएगा? हम वहीं पे आ रहे हैं। हम बता तो रहे हैं कि अगर कोई गोपालगंज का एक युवा ये सोच सकता है कि विश्वविद्यालय गोपालगंज में आना चाहिए तो वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। वो उनका कर्तव्य है कि वो जाएं सदन में, कम से कम आवाज़ तो उठा दें। आप जाएंगे सदन में और कहेंगे, अरे कैसे नहीं होगा? गोरखपुर का सांसद रवि किशन है, वो उनके जीते 2-2.5 साल 3 साल हुआ, वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू करवा सकते हैं। और गोपालगंज के सभ्य हवाई अड्डा आज न जाने कई वर्षों से सड़ रहा है। हवाई अड्डे को लेकर के भी आप बड़ा एग्रेसिव हैं, लगातार आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय सांसद का भी कहना था, जब वो कई मंत्रालयों में, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालयों को भी उन्होंने पत्र लिखा, क्या क्या किया, उसमें कुछ हुआ क्या? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बन चुका है वो। और हम इसलिए कह रहे हैं बन चुका है कि पत्र इतना लिखा गया कि वो पत्र पे बन गया है, पत्रों पे बना। हाँ, एकदम बना है और बड़ा भव्य दिखता है पत्र पे, लेकिन धरातल पे वो मृत है और धरातल पे उसको बनाने की जरूरत है। और इसीलिए गोपालगंज के युवा धरातल पे सभी कार्यों को धरातल पे संपन्न करवाने के लिए आज आंदोलनरत हैं, आज लड़ रहे हैं। समाज सेवा का क्षेत्र है, आप चयन कर लिए, स्मार्ट पर्सनालिटी है, कदकाठी भी मजबूत है, आप चाहते तो किसी सरकारी सेवा के क्षेत्र में जा सकते थे। समाज सेवा के क्षेत्र का ही चयन आप क्यों किए इसका चयन? देखिए, हम लोग की पारिवारिक परंपरा है, कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा।
तो इसी प्रथा को हम लोग जीवित रखे हैं। हमारे कोरोना काल में भी हम आपको देख रहे थे, पहले आपसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन कोरोना काल में भी देखे आप अस्पताल जाते थे, मरीजों को ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध करवाते थे, अपने हाथों से मरीजों को उठा करके बैठाना, जो कोरोना से प्रभावित थे, संक्रमित थे। आपको डर नहीं लगा कि आपको भी कोरोना हो जाएगा? नहीं, डर लगता था, डर बिल्कुल लगता था कि हमको लगता था कि कोरोना, कभी कभी रात को हम जब बैठते थे घर पे तो घुटन होने लगता था, सांस फूलने लगता था कि हो गया है। लेकिन फिर भी वो जो घर का सपोर्ट और जो भाइयों का जो परिवार के लोग क्या कहते थे जब आप संक्रमित मरीजों को अस्पताल पहुंचाते थे, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते थे, दवा उपलब्ध करवाते थे और वहां से घर आते थे, तो घर में आपको एंट्री की इजाज़त होती थी क्या? नहीं, हम खुद नहीं जाते थे, हम रेंट पे रूम लेके, गोपालगंज में मेरा घर है, लेकिन हम उस समय, हमारे बहुत ऐसे बड़े भाई हैं जो इस बात को जानते हैं कि हम उस कोरोना काल में गोपालगंज में एक जगह है, वहाँ पे हम लोग रेंट पे रूम लेकर के और पूरा कोरोना काल हम उस रेंट। लेकिन समाज सेवा नहीं छोड़े? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पिताजी सिखाए हैं कि यही एक है जिससे आप किसी की सेवा कर सकते हैं। और इसी को मतलब समाज सेवा यही ना है कि अगर किसी के लिए कोई मर रहा हो, कोई किसी से दबा हो, प्रताड़ित हो रहा हो, कोई बीमारी से एकदम ग्रसित हो, उसका सेवा करना अगर ये जीन में ही है। कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई है आपकी? पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है और इसके बाद से हम पीएचडी करने वाले हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि गोपालगंज को बेहतर विकास की ओर रफ्तार देना है और गोपालगंज को बदलना है। जनता के बीच जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अगर टिकट मिलेगा तब कि ऐसे निर्दलीय भी जा? उतना अब नहीं सोचे हैं कि टिकट मिलेगा कि चुनाव के बारे में तो हम अभी सोचे ही नहीं है। अभी हमको सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद है कि गोपालगंज में जितने भी युवा, जितने भी हमारी बहनें अगर गोपालगंज से निकल के अगर जा रही हैं कहीं पढ़ाई करने, अगर जा रहे हैं कहीं अस्पताल में दिखाने, अगर जा रहे हैं कहीं नौकरी करने, अगर जा रहे हैं कहीं से ट्रेन पकड़ने, तो सबसे पहले इसको बदलने की जरूरत है। आपके सवालों को लेकर के अभी तक जितने उम्मीदवार मैदानी जंग में अभी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तमाम लोग बड़ी व्यथित लग रहे हैं, सबको एक घुटन सी हो रही है और आपके सवालों को लोग झेल नहीं पा रहे हैं। मुझे जैसा कि जानकारी मिल रही है, सुबह से हम गोपालगंज में हैं और लोगों से बात हो रही थी, तमाम लोगों के जुबान से विपुल चौबे का नाम निकल रहा है। आखिर क्या कर दिया समाज में आप ने कि आज तमाम लोग आपके सवालों से परेशान दिख रहे हैं? देखिए, सबसे खुशी की बात ये हुई कि जब हम लोग गए दियारा क्षेत्र में, दियारा क्षेत्र के एक 60 वर्षीय महिला कहती हैं कि हम इस बार का वोट उसी को देंगे जो गोपालगंज में यूनिवर्सिटी देगा। अब खुशी की बात इसलिए है कि कोई दियारा की बिना पढ़ी लिखी महिला अगर यूनिवर्सिटी बोलना जानी है तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, हमने मेहनत किया है, क्योंकि वो बुजुर्ग महिला। गोपालगंज में यूनिवर्सिटी की स्थापना की जब बात होती है, इस यूनिवर्सिटी खोलने की बात होती है, तो सबसे पहले विपुल चौबे का नाम आता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पिछले कार्यक्रम में आपने गोपालगंज में रोक दिया था। सबसे पहला आपके माध्यम से ही यूनिवर्सिटी खोलने की मांग उठाई गई। कैसे लगा आपको कि यूनिवर्सिटी गोपालगंज में खुलना चाहिए? यह आपके जेहन में कैसे आया? चूँकि आप रियली दिस डिमांड इज मिस्टर विपुल चौबे, नो डाउट, तो कैसे आपके जेहन में आया कि गोपालगंज में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? अब तक किसी ने यह सवाल नहीं उठाया और दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन इन गोपालगंज। देखिए, सबसे पहले हम जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए तो वहाँ पे हम जब 1 साल मेरा क्रॉस हुआ ना, तो हम फिर अपने गोपालगंज से भाइयों को बुलाए थे कि आप लोग आइए, ये बेहतर यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे हम बुलाए, तब उस समय गोपालगंज नहीं पूरे बिहार के युवाओं का एडमिशन रद्द कर दिया गया कि आप अन्य, सिर्फ बिहार का ही नहीं, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी लड़के हैं उनको ही सिर्फ नामांकन मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। उसमें हम लोग 21 दिन तक लगातार आंदोलन किए, एक बार जेल भी गए, 6 दिन का आमरण अनशन किए। तो कहीं ना कहीं लगा कि यार ये देखिए, किसी राज्य के लड़कों को नहीं लेना वो बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहारियों को ना लेने में तो थोड़ा सा लग जाता है सर। और जब लगा तो हुआ कि भाई अब गोपालगंज में जब इलाहाबाद में विश्वविद्यालय हो सकता है तो गोपालगंज में क्यों नहीं हो सकता है, इसी सोच को लेकर के। और ये सिर्फ और सिर्फ विपुल चौबे का आवाज़ नहीं है, नहीं, आवाज तो उठाया विपुल चौबे ने, मान रहे हैं, भले लोग कह रहे हैं, आपका आवाज है और आप ही की आवाज को आज तमाम लोग राजनीतिकरण करके उसको भुना रहे हैं जनता के। बिल्कुल, लेकिन हमारे जितने भी सहयोगी मित्र हैं, जैसे राजकुमार भैया हैं, जैसे सचिन जी हैं, विशु भैया हैं, ये लोग, और हमारी टीम में बहुत ऐसे प्रखर भैया हैं, अखिल तिवारी जी हैं, गोलू हैं, ये सभी लोग एक बार एकत्रित होकर के ये लोग आवाज़ उठाएं। और हम अपने आप को सिर्फ क्रेडिट नहीं देंगे, हम क्रेडिट उन तमाम युवाओं को देंगे जिन्होंने हमारा साथ दिया।
जिनको लगा कि गोपालगंज में विश्वविद्यालय होगा तो हमारा भविष्य सुनिश्चित होगा, जिनको लगा कि गोपालगंज में विश्वविद्यालय होगा तो हमारी बहनों का भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरे गोपालगंज के युवाओं का धन्यवाद है कि वो इस मुहिम से जुड़ के साथ दिए हैं।